भाषा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। आज हम ये बात गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश को पोलियो रहित हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। जिस दिन पूरा विश्व पोलियो से मुक्त हो जाएगा, वो दिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। पोलियो एक ऐसा वायरस है जो इंसान को अपने शिकंजे में बचपन से ही जकड़ लेता है और मनुष्य के नर्वस सिस्टम पर आक्रमण करके शरीर के किसी भी हिस्से को पैरालाइज करने में समर्थ होता है। आज से ठीक 61 वर्ष पहले आज ही के दिन यानी 26 मार्च को अमेरिका के डॉक्टर जोनास सॉक ने राष्ट्रीय रेडियो पर यह घोषित करके कि उन्होंने पोलियो से बचाव के लिए एक वैक्सीन की खोज कर ली है, पूरी मानवता के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी थी। 1952 का साल अमेरिका के लिए पोलियो की महामारी का साल था। उस वर्ष सिर्फ यूएसए में ही 58,000 पोलियो के मामले दर्ज हुए थे और इनमें से 3,000 लोगों को पोलियो ने मौत के घाट उतारा था। देश की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर सॉक ने प्रण लिया था कि वो इस बीमारी का निदान ढूंढ कर ही रहेंगे। 1948 में उन्हें पोलियो पर शोध करने के लिए अनुदान भी प्राप्त हुआ। इस प्रक्रिया में डॉक्टर सॉक ने वायरस के सारे तत्वों को खत्म किया और जब वो हानिहीन हो गया तो उसे मनुष्य के रक्त में इंजेक्ट किया। इससे मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम ने शरीर में एक ऐसी एंटीबॉडी बनाई जो कि जिंदगी में आगे कभी शरीर को पोलियो के वायरस से संक्रमित नहीं होने देगी। जब उन्हें खुद इस वैक्सीन की उपयोगिता की पुष्टि हो गई तो उन्होंने 26 मार्च को नेशनल रेडियो पर यह बात घोषित की। डॉक्टर सॉक ने यह वैक्सीन जनता को मुफ्त में बांटी। उन्होंने अपने इस शोध से किसी तरीके का आर्थिक लाभ भी नहीं उठाया। 1954 में तकरीबन 2 मिलियन अमेरिका के स्कूली बच्चों पर यह वैक्सीन इस्तेमाल की गई। अगले वर्ष इस वैक्सीन को प्रभावशाली और सुरक्षित घोषित किया गया। 1957 में पोलियो ग्रस्त मामलों का आंकड़ा गिरकर 6,000 हो गया। आज विश्व भर में बहुत कम पोलियो के मामले पाए जाते हैं। भारत पिछले 3 साल से इस बीमारी से मुक्त है। हम कामना करते हैं कि जल्द ही पूरी दुनिया इस बीमारी से मुक्त हो जाए। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया आलोक के डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। आप में से जिन श्रोताओं को कविता पढ़ने का शौक है, उन्हें ये कविता सुनकर अपने बचपन के स्कूल के दिन जरूर याद आ गए होंगे। ये कविता अक्सर हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल होती थी। सिर्फ यही नहीं, अभी मैंने जिस महान कवयित्री की कविता आपको सुनाई है, उनकी बाकी की कविताएं भी जिंदगी के किसी भी दौर में उतनी ही ताजा और प्रेरणादायक लगती है। आज जन्मदिन है छायावाद पीढ़ी की एक प्रमुख हस्ती कवयित्री महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा अपने समय की एक प्रसिद्ध कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी, महिलाओं की कार्यकर्ता और शिक्षाविद थी। उन्हें मॉडर्न मीरा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताएं और लेख हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में वकीलों के परिवार में हुआ था। 7 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी इंदौर के डॉक्टर स्वरूप वर्मा से हो गई थी। जिस समय उनके पति लखनऊ में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उन्होंने भी अपना बीए और फिर संस्कृत में एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। अपने बचपन पर आधारित उपन्यास मेरे बचपन के दिन में उन्होंने लिखा है कि उनका परिवार और परिवारों से भिन्न था। उस दौरान जहां आमतौर पर एक लड़की को परिवार पर एक बोझ समझा जाता था, उन्हें उनके परिवार वालों ने पढ़ाई करने का पूरा मौका दिया। वो भाग्यशाली थीं कि वो ऐसे खुले विचार रखने वाले परिवार में जन्मी थी। उनकी कविताओं की प्रेरणा उनकी मां थी।
जिन्हें हिंदी और संस्कृत भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। महादेवी जी की स्कूली शिक्षा इलाहाबाद के क्रॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज से हुई। यहाँ पर उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया था, जिन्हें वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। एक बार इनकी लिखी कविताएं इनकी रूममेट के हाथ लग गईं। क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी रूममेट और कोई नहीं बल्कि एक और प्रख्यात कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान थी। सुभद्रा जी ने महादेवी जी को अपनी कविताएं प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल के खाली समय में जब बाकी लड़कियां बाहर खेला करती थी, वो दोनों एक पेड़ के नीचे कविताएं लिखा करती थी। स्कूल के दौरान दोनों की कविताएं हिंदी मैगजीन में प्रकाशित होती थी और वो कवि सम्मेलनों में भी हिस्सा लिया करती थी। मनुष्य के पास चेतना के कई स्तर हैं और सहज चेतना से लेकर के अवचेतन तक, चेतन तक, पराचेतन तक उसकी गति है। तो एक प्रकार से उसका मनोजगत जटिल है और इस जटिलता ने उसके सर्जन को भी एक विशेष जटिलता दी है। किस आयाम पर वो कैसा सृजन करता है ये उस साहित्यिक विधा पर निर्भर है। जैसे तीव्र संवेग उससे उत्पन्न होता है। तीव्र संवेग में वो उपन्यास नहीं लिख सकता, कथा साहित्य नहीं लिख सकता। उस संवेग चला जाएगा, बाढ़ उतर जाएगी, संस्कार रह जाएगा, तब उसके मनोजगत में उसके लिए भूमिका तैयार होगी। उसकी बुद्धि उसमें सहायता देगी, उसकी अनुभूति उसमें सहयोग देगी। मूलभूत तो अनुभूति ही है, सुखात्मक हो दुखात्मक हो, किसी प्रकार की अनुभूति हो, वो उसको गति देती है और बुद्धि उसको दिशा देती है। ये दोनों से मिलकर के वो सृजन करता है। महादेवी जी हिंदी साहित्य के छायावाद युग की एक प्रमुख हस्ती थी। कविताओं के अलावा वो लघु कथाएं भी लिखती थी। उनकी कहानियां गिल्लू जो कि एक गिलहरी और नीलकंठ जो कि एक मोर के ऊपर आधारित थी, सीबीएसई की 7वीं कक्षा के और बचपन के दिन 9वीं के हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल है। महादेवी जी को उनके उत्तम लेखन के हुनर के लिए 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 88 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आज महादेवी जी को उनके जन्मदिन पर याद करते हुए हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बंगाली सिनेमा जिसने देश को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं, देश के फिल्मी इतिहास का एक अहम हिस्सा है। फिर चाहे वो सत्यजीत रे हों या ऋत्विक घटक, बंगाली निर्देशकों की फिल्में शायद आम जनता में इतनी लोकप्रिय ना हो, पर दुनिया भर के समीक्षकों की पसंदीदा है। अब हम जिनकी बात आपसे करेंगे उन्हें भारत में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के संस्थापकों में से एक माना जाता है। आज जन्मदिन है बंगाली फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक धीरेन्द्र नाथ गांगुली का, जिनको लोकप्रिय तौर पर धीरेन गांगुली भी कहा जाता था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण के विजेता धीरेन गांगुली ने अपने कार्यकाल में इंडो ब्रिटिश फिल्म कंपनी, ब्रिटिश डोमिनियन फिल्म्स और लोटस फिल्म कंपनी प्रोडक्शन हाउस स्थापित किए थे। बाद में उन्होंने फिल्म स्टूडियो न्यू थिएटर्स के लिए फिल्में निर्देशित की। धीरेन जी का जन्म 26 मार्च 1893 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद उन्होंने हैदराबाद के स्टेट आर्ट स्कूल में बतौर हेडमास्टर कार्य किया। इसी दौरान उन्होंने भाव की अभिव्यक्ति नाम की एक किताब प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने फोटोज द्वारा मेकअप की तकनीकों को समझाया है। उन्होंने मेकअप की ये कला देश के सीआईडी ऑफिसरों को भी सिखाई थी। धीरेन जी की इस किताब की लोकप्रियता ने इन्हें उस समय के विख्यात फिल्म निर्माता जेएम मदान के संपर्क में ला दिया। उनके साथ मिलकर धीरेन जी ने इंडो ब्रिटिश फिल्म कंपनी नाम के प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की। इसके अधीन उन्होंने पहली साइलेंट कॉमेडी फिल्म बिलात फेरत प्रकाशित की। इस फिल्म के निर्देशक मदान जी के मैनेजर नीतीश लाहिरी थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल साबित हुई। इसके बाद 1922 में 2 और फिल्में यशोदा नंदन और साधु और शैतान प्रकाशित हुई।
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी आदि घटनाएं घटी, जिस वजह से फिल्मों पर बहुत ज्यादा सेंसरिंग होने लगी। कलकत्ता बोर्ड ऑफ सेंसर्स ने 49 में से केवल 13 फिल्में पास करके बाकी रद्द कर दी। इस बात से नाखुश धीरेन जी कलकत्ता छोड़कर वापस हैदराबाद चले गए, जहां उन्होंने निजाम की मदद से लोटस फिल्म कंपनी स्थापित की। इस दौरान उन्होंने लेडी टीचर और द मैरिज टॉनिक जैसी सफल कॉमेडी फिल्में बनाई, पर हैदराबाद में भी किस्मत ने धीरेन जी का साथ नहीं दिया। दरअसल 1924 में प्रकाशित हुई फिल्म रजिया बेगम के धीरेन जी डिस्ट्रीब्यूटर थे। ये फिल्म एक मुसलमानी राजकुमारी पर आधारित थी, जिसे एक हिंदू लड़के से प्यार हो जाता है। फिल्म की कहानी ने हैदराबाद के निजाम को इतना क्रोधित किया कि उन्होंने धीरेन जी को तुरंत हैदराबाद छोड़ने का आदेश दे दिया। 1928 में धीरेन जी कलकत्ता वापस चले गए और वहां ब्रिटिश डोमिनियन फिल्म कंपनी नामक एक प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया। 1930 में धीरेन जी ने चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी की जिंदगी पर आधारित फिल्म फ्लेम्स ऑफ फ्लैश प्रकाशित की, लेकिन टॉकी फिल्मों के आगमन से ये कंपनी चल नहीं पाई। इसके बाद धीरेन जी बीएन सरकार के फिल्म स्टूडियो न्यू थिएटर्स में शामिल हो गए। बंगाली सिनेमा में योगदान देने के लिए धीरेन जी को भारत सरकार ने 1974 में पद्म भूषण और 1975 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा था। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम उन्हें उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स का हम जिक्र कर रहे हैं जिसने कम उम्र में ही दुनिया को दिखा दिया कि आने वाला वक्त उसका ही होगा। आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट के उभरते सितारे की, जो देश के महान खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चल रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जन्मे और दिल्ली में पले बढ़े खिलाड़ी उन्मुक्त चंद की, जिनका आज जन्मदिन है। 26 मार्च 1993 में उत्तराखंड स्टेट के पिथौरागढ़ जिले के खुड़कू भाल्या गांव में जन्मे उन्मुक्त एक राजपूत परिवार में जन्मे। उनके पिता श्री भरत चंद ठाकुर और माताजी श्रीमती राजेश्वरी चंद दोनों शिक्षक थे। उन्मुक्त की शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई। उन्होंने प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल में प्रवेश परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर प्रवेश पाया था। इसमें लिखित परीक्षा के अलावा स्पोर्ट्स भी शामिल था। अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत दिल्ली से की थी और IPL 7 में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 65 लाख में अपनी तरफ से खेलने के लिए अनुबंधित किया। उन्मुक्त की उपलब्धियों में देश की अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तानी भी शामिल है, जब उन्होंने अपनी कप्तानी में 2012 का अंडर 19 विश्व कप जीता। इस टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने नाबाद 111 रनों की पारी खेली। इस खेल में आगे बढ़ने के लिए वो अपने चाचा को श्रेय देते हैं। उनकी प्रतिभा ज्यादा दिनों तक लोगों से छुप नहीं पाई। ये इस बात से पता चलता है कि सर्वकालीन महान बल्लेबाज इयान चैपल ने उनकी प्रशंसा करके उन्हें चर्चाओं में ला दिया और दुनिया ने एक नए सितारे के कदमों की आहट सुन ली। मैं बचपन से क्रिकेट खेलते हुए आ रहा हूँ और 4 साल का था तब थोड़ा बहुत शुरू किया खेलना नीचे, और अपने पापा और अपने चाचा को लेके मैं एक सामने ही घर के पास एक पार्क है, वहाँ हम जाते थे खेलने और काफ़ी पैशनेट था क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट के लिए सुबह 4-5 बजे उठ के उनको लेके जाता था अपने साथ। सो ऐसे शुरुआत हुई, धीरे धीरे काफ़ी अच्छा लगता था खेलना। सो जब मैं 7 साल का था तब मैंने प्रॉपर कोचिंग लेना शुरू किया। मैं नेशनल स्टेडियम गया, वहाँ पर MP सिंह सर के अंडर मैंने कोचिंग ली और वहाँ से एक शुरुआत हुई मेरी क्रिकेट की। वो एक दाएं हाथ से खेलने वाले बल्लेबाज हैं और ज्यादातर पारी की शुरुआत करते हैं। उन्होंने दिल्ली के अंडर 19 टीम से पहली बार खेलते हुए 435 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक भी शामिल था। उनके इस खेल ने उन्हें दिल्ली की सीनियर टीम में स्थान दिला दिया। दिल्ली की तरफ से 2010-11 का रणजी खेलते हुए उन्होंने तेज विकेट पर रेलवे जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलते हुए 151 रन बना डाले। इस सीजन में उन्होंने 5 रणजी मैचों में 400 रन बनाए, जो उनकी प्रतिभा को दर्शाता है।
इसके अलावा उन्होंने जूनियर स्तर पर वीनू मांकड़ ट्रॉफी और कूच बिहार ट्रॉफी में भी भाग लिया। खेल में उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आने पर उन्हें पहले दिल्ली अंडर 19 फिर नॉर्थ जोन टीम का कप्तान बनाया गया। उन्हें ये कप्तानी 4 टीमों के द्वारा खेले जा रहे टूर्नामेंट में मिली, जिसमें अन्य टीम्स थीं श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 336 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। 2012 में फिर उनकी कप्तानी में उन्होंने 4 कोणीय सीरीज जीती, जिसमें अन्य टीम्स थीं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। इस टूर्नामेंट में भी उन्होंने उम्दा प्रदर्शन किया। उन्होंने 2012 में ही अंडर 19 एशिया कप में भाग लिया, जिसमें उनके शानदार प्रदर्शन से इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीता और उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 1 शतक समेत सबसे ज्यादा 286 रन बनाए। अगस्त 2012 में उनकी कप्तानी में देश ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। Extraordinary stroke, and just shows his class by bringing up 100 in style. So, I'm not able to realize what has happened, that we have finally won the cup. I'm a very really relieved man right now, and I'm still in the zone. I think I've just come there. Some sort of something happened over there, and it's just I don't know what has happened. Totally blank right now. उनके श्रेष्ठ खेल को देखते हुए उन्हें वर्ष 2011-12 के लिए कैस्ट्रॉल जूनियर क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान और 2012 में सीएट इंडियन यंगस्टर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। आज इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को उनके जन्मदिन पर यह कामना करते हुए कि वो देश के क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं, हम शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। I am feeling lucky। जब भी मैं गूगल पर कोई विषय खोजता हूं तो मेरे दिमाग में यही आता है, और आए भी क्यों ना जब गूगल सर्च का स्लोगन ही यही हो। किसी को किसी भी बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, वो सीधे गूगल की शरण में चला जाता है। गूगल की खोज से पहले किसी विषय के बारे में पता करना कितना मुश्किल था। लाइब्रेरी जाइए और रेफरेंस बुक्स ढूंढिए, उसमें से अपना विषय निकालिए, अलग अलग पुस्तकों से विषय की सामग्री इकट्ठा कीजिए, फिर किसी जानकार से फोन पर पूछिए, न जाने कितना झंझट। लेकिन गूगल की खोज ने सब सुविधाजनक कर दिया। आप जो जानना चाहते हैं वो गूगल सर्च में टाइप कीजिए और सेकंड्स में लाखों रिजल्ट सामने आ जाएंगे। इस गूगल का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसने खोज की इस मर्ज की दवा की। आज हम बात कर रहे हैं गूगल के जन्मदाताओं में से एक लैरी पेज की, जिन्होंने अपने एक साथी सर्गे ब्रिन के साथ मिलकर इस सर्च इंजन की खोज की। अपनी इस उपयोगी खोज से पेज ने इतनी धनराशि कमाई कि उनकी संपत्ति $32.2 बिलियन है और वो फोर्ब्स के धनी व्यक्तियों की सूची में 17वें स्थान पर हैं। 4 अप्रैल 2011 को पेज ने गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद संभाला। पेज को इस बात का श्रेय जाता है कि वो गूगल सर्च के मुख्य आधार पेज रैंक के अन्वेषक हैं। पेज का जन्म अमेरिका के मिशिगन प्रांत के ईस्ट लॉसिंग में 26 मार्च 1973 को हुआ था। पेज के पिता कार्ल पेज स्वयं कंप्यूटर के अच्छे जानकार थे। उन्होंने 1965 में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की थी। ये वो समय था जब कंप्यूटर साइंस अपने शुरुआती दौर में थी। उनके पिता कंप्यूटर की शुरुआत करने वाले और कृत्रिम ज्ञानी के रूप में जाने जाते थे। पेज की माताजी ग्लोरिया भी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर थी। यानी ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर की विद्या उनके खून में ही थी। हालांकि पेज की माताजी एक यहूदी परिवार से थी, लेकिन वो किसी धर्म से प्रभावित नहीं थी। पेज ने मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करते हुए पेज और ब्रिन ने एक सर्च इंजन का निर्माण किया। इस पर काम करते हुए उन्होंने पाया कि इंजन पेज की लोकप्रियता के आधार पर पेज की लिस्टिंग करता है। इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सबसे लोकप्रिय परिणाम ही सबसे उपयोगी होता है। गूगल नाम रखने के पीछे एक गणितीय शब्दावली है।
जिसमें GOOGOL का मतलब होता है एक संख्या वाले अंक के पीछे 100 शून्य का लगना। ये उनके उद्देश्य के अनुरूप था, जो कि वेब पर अनगिनत सूचनाएं उपलब्ध कराना है। I'm Larry Page. I'm co-founder and CEO of Google. I was at Stanford from 1995 through 98. I studied computer science. I was in the PhD program there at Stanford. I did not quite graduate, but I did get my master's degree. Yeah, Google was really it's an interesting story actually, and it's a good example of the benefits of really having pure research. So we had no idea what we wanted to do. You know, we were interested in doing research, and I had lots of crazy things I wanted to do. And my advisor actually, Terry Winograd, said, "Why don't you have this idea about the links on the web? That sounds like a good thing to work on." पेज की एक उपलब्धि ये भी थी कि उन्होंने इंकजेट प्रिंटर की खोज की, जिससे प्रिंटिंग में नई क्रांति आ गई। पेज कंप्यूटर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने हाइब्रिड कार को भी बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्होंने वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित रिसर्च को भी धन उपलब्ध कराया। पेज और ब्रिन के काम की पूरे विश्व ने प्रशंसा की। पीसी मैगजीन ने 1998 में गूगल को विश्व की श्रेष्ठ 100 वेबसाइट्स में से एक करार दिया और इसको खोज के लिए टेक्निकल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। – 2002 में पेज को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल लीडर फॉर टुमारो का नाम दिया गया। उन्हें अपने साथी ब्रिन के साथ MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू TR100 सम्मान दिया गया। दुनिया को एक नई दिशा देने वाले इस विलक्षण प्रतिभा के धनी और कंप्यूटर के मास्टर को आज उनके जन्मदिन पर हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्रोताओं, चलते चलते अब आएगा आपके लिए आज के एपिसोड का सवाल। आज के एपिसोड के सवाल के अंतर्गत आपको बताना है कि सन 1955 में रिलीज हुई फिल्म देवदास के स्क्रीन राइटर का नाम क्या है। सवाल एक बार फिर से सुनिए। आज का सवाल है कि सन 1955 में रिलीज हुई फिल्म देवदास के स्क्रीन राइटर का नाम क्या है। अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ borntoberemembered@gmail.com पर। साथ ही हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी, facebook.com/borntoberemembered पर। अब मुझे यानी कि संदीप भट्ट को दीजिए आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख ईशा शेफ, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।